हेलो इंडिया, खमा गनीसा टू ऑल, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो मैं पिनू बना आपके साथ वापस हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज का हमारा जो व्लॉग है वो है जोधपुर के एक किले के बारे में जिसको जोधपुर का दिल कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोधपुर के किले की, जिसको लेकर कई कहा गया है कि इसका निर्माण फरिश्तों द्वारा किया गया है, जिसको कहते हैं कि इसका निर्माण फरिश्तों और देवताओं द्वारा किया गया है। एक ऐसा भी कहते हैं कि ये शापित किला है, इसलिए इसको शापित किला भी कहा गया है। और भी कई सारी भ्रांतियाँ हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आज का जो हमारा ये ब्लॉग है वो स्पेशली एक किले पे है जिसका नाम है मेहरानगढ़। गढ़ और किले वैसे दोनों सब एक ही अर्थ में समझे जाते हैं, परंतु दोनों का भावार्थ अलग अलग है। गढ़ वो होते हैं जिनका निर्माण ज़मीन पर करवाया जाता है और किले वो होते हैं जिनका निर्माण पहाड़ पर करा जाता है। मेहरानगढ़ किले का अच्छा उत्कृष्ट नमूना है। और गढ़ वो जिनके चारों ओर खाई खोदी जाती है, परंतु पहाड़ पर बनाए हुए किले के कारण उनके चारों ओर दीवारें बनाई जाती है, प्राचीर बनाई जाती है, जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेहरानगढ़ की हिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको इसके थोड़े इतिहास से और अवगत कराता हूँ और थोड़ा पीछे जाकर इसकी हिस्ट्री से आपको सारा कनेक्ट करता हूँ। मेहरानगढ़ के निर्माण से पहले मारवाड़ की राजधानी मंडोर हुआ करता था, परंतु वह सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं था। इसलिए राव जोधा को लगा कि जोधपुर को एक नए दुर्ग की आवश्यकता है जो मारवाड़ को सुरक्षा प्रदान करे, और इसलिए उन्होंने मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया। राव जोधा जी ने मंडोर दुर्ग के बाद सोचा कि यह दुर्ग सुरक्षित नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने नए दुर्ग के इस बारे में सोचा, विचार विमर्श किया और मंडोर दुर्ग से 8 किलोमीटर दूर भाकर चिड़िया नामक पहाड़ पर उन्होंने दुर्ग बनाना प्रारंभ किया। 12 मई 1459 में उन्होंने ये दुर्ग की नींव रखी। ऐसा कहा जाता है कि यह दुर्ग शापित भी है क्योंकि यहाँ पर एक पहले चिड़ियानाथ जी महाराज हुआ करते थे। उनके स्थान पर यह किले का निर्माण करवाया गया, इसलिए इसको चिड़ियाकूट पहाड़ी भी कहते हैं। प्रारंभ में इसका नाम चिंतामणि था, उसके बाद मयूर ध्वज हुआ और आज इसको मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है। मेहरानगढ़ जो है वो मिहिर शब्द से लिया गया है, जो एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है सूर्यवंशी। यह दुर्ग सूर्यवंशी राठौड़ों का किला है, इसलिए इसको मेहरानगढ़ कहा गया है। अभी हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे पहाड़ पर जिसका रहस्य मेहरानगढ़ से जुड़ा है। जी हाँ, इस पहाड़ को थोथलिया पर्वत या मेमसा भाकर के भी नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में भाकर का अर्थ पर्वत से लिया जाता है, तो वर्तमान में इसका नाम मसूरिया भाकर के नाम से प्रचलित है। जो थोथलिया पर्वत है ये उसका प्राचीन नाम है। जी हाँ, तो पहले ऐसे बताते हैं कि मेहरानगढ़ का निर्माण यहीं पर शुरू हुआ, और ऐसा बोलते हैं कि निर्माण जब शुरू हुआ तो मजदूर निर्माण कार्य करते थे और अगले दिन जब आते तो उन्हें किला गिरा हुआ मिलता। ऐसा कई बार हुआ, तो मेरा महाराजा साहब के आदेश के अनुसार उन्होंने रात पे एक पहरेदार बैठाया और पहरेदार ने देखा कि रात में किला अपने आप गिर रहा है। तब उसने ये बात महाराजा साहब को बताई। तब महाराज साहब ने एक आदेश दिया कि ऐसा कीजिए कि आप पंडित को बुलाइए और उनसे पूछिए कि ये किस कारण हो रहा है, और महाराजा द्वारा पंडित साहब जी को बुलाया गया। महाराज के आदेश के अनुसार जब पंडित जी को बुलाया और पंडित जी ने फिर हवन यज्ञ किए, तब यहाँ पर एक पिशाच राजा प्रकट हुए। उन्होंने बताया
कि इस पहाड़ी पर पिशाचों का राज है, आप यहाँ पर दुर्ग नहीं बना सकते। परंतु उस पिशाच राजा ने यह भी बताया कि आप यहाँ से दूर चिड़ियाकूट पहाड़ी या पंचकूटा पहाड़ी पर अगर दुर्ग बनाएंगे तो वह आपके लिए अच्छा होएगा। और पिशाच राजा ने यह भी बोला कि उसका पुराना नाम माधव है और वह पुराने जन्म में ब्राह्मण था। और उसने बताया कि वह भगवान जो रामदेव जी है, लोक देवता जोधपुर के, उनके पिता अजमाल जी के गुरु थे। और उन्होंने बताया कि जो भी जोधपुर रामदेवरा के लिए जाते हैं और जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी पर धोख देकर जाएंगे, उनका पिशाच राजा से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस प्रकार से इस जगह का इतिहास मेहरानगढ़ से जुड़ा हुआ है। तो अभी हम जहाँ पर है इसे बोलते हैं फतेहपौल। इसे मेहरानगढ़ का पहला मुख्य द्वार कह सकते हैं। इसके अलावा एक मुख्य द्वार और है, वो दूसरी शहर के दूसरी तरफ से आने पर मिलता है। फतेहपौल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह जी के द्वारा करवाया गया। जब यहाँ पर मुगलों का शासन था तब औरंगजेब ने इसे खालसा घोषित कर दिया। खालसा घोषित करने का अर्थ था कि यहाँ से जो भी इनकम होती वो मुगलों के पास जाती। परंतु वीर दुर्गादास राठौड़ और के प्रयास से यह जब अजीत सिंह जी को पुनः वापस मिला तो उसी के उपलक्ष्य में फतेहपौल का निर्माण करवाया गया। फतेहपौल से ऊपर चढ़ते हुए हमें मिलती है गोपाल पौल जिसका निर्माण महाराजा मान सिंह जी के समय करवाया गया। गोपाल पौल का नाम गोपाल सिंह जी के ऊपर पड़ा था। गोपाल सिंह जी जो थे वो महाराजा मान सिंह जी के समय उनके किलेदार थे और उनकी वीरता को देखते हुए उनके नाम पर गोपाल पौल का निर्माण करवाया गया। और उसके बाद से हमें आगे जाकर भैरव पौल मिलेगी और भैरव पौल के बारे में भी एक अच्छा इतिहास है जिसको मैं आपको आगे बताऊँगा। तो राजस्थान में वैसे भी मंदिरों का बहुत पहले से महत्व रहा है, जिसमें भैरव जी का स्थान सबसे ऊपर आता है। तो इस पौल का नाम भी एक भगवान के नाम पर पड़ा है, जिसका नाम इस पौल का नाम भैरव पौल है। भैरव जी का स्थान यहीं पे इसी के पौल के पास है, इसके कारण इसका नाम भैरव पौल पड़ा। अभी जिस जगह पर हम हैं यहाँ का इतिहास मेहरानगढ़ की मुख्य पौल जयपौल से कनेक्टेड है। मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह जी की राजकुमारी कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर के महाराजा भीम सिंह जी राठौड़ के साथ तय हुआ, परंतु भीम सिंह जी राठौड़ की मृत्यु विवाह से पहले ही हो चुकी थी। महाराजा भीम सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके भाई मान सिंह जी राठौड़ जोधपुर के शासक बने, परंतु उनकी मृत्यु की खबर पता चलते ही मेवाड़ के जो शासक थे भीम सिंह जी, उन्होंने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह जयपुर के राजा जगत सिंह जी के साथ तय किया। परंतु ये बात जब जोधपुर के राजा मान सिंह जी को पता चली तो उनको ये बात रास न आई और वे मेवाड़ के राज दरबार में पहुँचे और उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री का विवाह जोधपुर के राजघराने में तय हुआ है और एक बार जिसका विवाह जोधपुर के राजघराने में तय हो जाए उसका विवाह किसी और के राजघराने में तय नहीं हो सकता। और इतना कहकर वह दरबार से चले गए। इस बात का जब जगत सिंह को पता चला कि महाराजा मान सिंह जी दरबार में गए और ये बात हुई, तो जगत सिंह ने जयपुर की सेना के साथ जोधपुर पर हमला किया, परंतु वह असफल रहे। 1807 का वह हमला गंगोली युद्ध के नाम से प्रचलित है। फिर भी बात यहाँ कहाँ ख़त्म हो रही थी।
1808 में फिर उन्होंने बीकानेर रियासत के साथ जोधपुर पर हमला किया और जोधपुर की इस पहाड़ी से जोधपुर के दुर्ग पर निशाने बनाए गए और तोपों के तोप दागी गई, जिसके निशान आज भी डेढ़ गंगोरा पॉल पर मिलते हैं। परंतु इसमें भी जयपुर की सेना को हार का सामना करना पड़ा और उसी के उपलक्ष्य में महाराजा मान सिंह ने जयपौल का निर्माण करवाया। युद्ध समाप्त हुआ और जयपौल का निर्माण करवाया महाराजा मान सिंह जी ने। परंतु बात यहाँ कहाँ समाप्त हो रही थी, बात जुड़ी थी कृष्णा कुमारी से। कृष्णा कुमारी जब तक जीवित रहती, जोधपुर और जयपुर रियासत कभी एक नहीं हो सकते थे। तो टोंक के एक व्यक्ति थे अमीर का पिंडारी जी, उन्होंने एक सुझाव दिया कि जब तक राजकुमारी रहेगी जब तक दोनों रियासतें एक नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने राजकुमारी को जहर देकर मरवा दिया और उसके बाद दोनों राज्यों के बीच में तनाव खत्म हुआ। जयपौल से आगे बढ़ने पर भूरे खां जी की मजार स्थित है, जो महाराजा मान सिंह जी के समय तोपची थे और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। आगे बढ़ने पर आती है लखाना पौल, जिसका दूसरा नाम डेढ़ कंगूरा पौल भी है। इसका निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। 1807 में हुए हमले के निशान आज भी इस पर मौजूद है। 1807 के हमले के समय जयपौल का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए इस पौल को तोप के गोलों का सामना करना पड़ा था। लखाना पौल के बाईं ओर एक विकट मोड़ के बाद थोड़ी दूरी पर स्थित है इमरती पौल, जिसका निर्माण राव मालदेव के द्वारा करवाया गया। सुरक्षा की दृष्टि से यह पौल भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके भीतर सैनिकों के लिए शाल बनी हुई है। इमरती पौल से आगे बढ़ने के बाद आता है राव जोधा जी का फलसा। निर्माण के समय इसको मुख्य द्वार समझा जाता था। उस समय लकड़ी के पट्टे लगाकर इसको बंद किया जाता था, जिसके निशान आज भी वहाँ मौजूद है। राव जोधा जी के फलसे के पास ही स्थित है राजा राम मेघवाल का समाधि स्थल। यह वह स्थल है जहाँ पर एक जीवित व्यक्ति की बलि दी गई। इसके पीछे कई सारे कारण बताए जाते हैं, जिसमें से एक यह भी है कि दुर्ग के निर्माण के समय अगर नर बलि दी जाती है, दुर्ग सदैव अजय रहता है। यही कहानी है राजा राम मेघवाल। आगे बढ़ने पर आती है लोहा पौल, जिसको मेहरानगढ़ की प्रथम पौल भी कहा जाता है। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया, किंतु राव मालदेव ने 1548 में इसे विशालकाय रूप में परिवर्तित करवाया। 1752 में महाराजा विजय सिंह जी ने इसके शासन में इसका कार्यकाल पूरा हुआ। यह पौल सबसे मजबूत पौल है, क्योंकि इसका निर्माण सबसे पहले किया गया था। इसके अंदर प्रवेश करने पर बाईं ओर स्थित है राव मल्लिनाथ जी की देवली। लोहा पौल के अंत में सती हुई रानियों के हाथ के निशान अंकित है। जब राजा युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाते, तो उसके पश्चात उनकी रानियां स्वेच्छा से अग्नि का उल्लंघन करती। राजस्थान में 4 सितंबर 1987 को रूप कंवर, जिनकी लाश सती मानी जाती है, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपने पति की चिता पर जिंदा बैठकर जान दे दी, इन्हें भारत एवं राजस्थान की आखिरी सती माना जाता है। आगे बढ़ने पर सूरज पौल हमें मिलती है। लगभग सभी किलों में एक द्वार का नाम सूरज पौल अवश्य होता है। वर्तमान में मेहरानगढ़ म्यूजियम का यह प्रवेश द्वार है। सूरज पौल का निर्माण प्रारंभ में राव सुजा द्वारा करवाया गया, तब इसका नाम सुजा पौल था। फिर महाराजा सूर सिंह ने इसको नए आकार देकर इसका नाम सूरज पौल रखा। महाराजा बकत सिंह जी ने 1808 में इसको गिराकर पुनः निर्माण करवाया और आज यह अपने भव्य रूप में मौजूद है। सूरज पौल से एंटर करते ही हम यहाँ पे पहुँचते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोर्टयार्ड। और आप जो ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं श्रृंगार चौकी। यहाँ पर पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का राज तिलक किया जाता था। और ये जो महल देख रहे हैं, इनको इस महल में कम से कम 250 तरह के अलग अलग डिज़ाइन हो गए। हर महल को अलग अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है। आप किसी भी एक महल को ये देख कर ये नहीं कह सकते कि ये दूसरे के समान है। इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ का जो पत्थर यूज़ किया गया है, इसे लाल घाटू का पत्थर कहते हैं, जो स्पेशली मेहरानगढ़ में ही यूज़ किया गया है, क्योंकि उस समय मकराना का इतना उपयोग होता था, परंतु इतनी मात्रा में मकराना नहीं मिला कि उनका उससे गढ़ बनाया जा सके। इसलिए यहाँ के राजा ने लाल पत्थर का निर्माण किया। और इस फोर्ट को किसी केवल एक राजा ने नहीं बनाया, बल्कि अलग अलग राजाओं ने अपने ड्यूरेशन पीरियड में बनाया है, इसलिए इसका निर्माण अलग ही तरह से हुआ है। जो अब आपके सामने है, इसे कहते हैं हाथी औदा कक्ष, जो म्यूजियम का बहुत ही आकर्षक केंद्र है।
क्योंकि इसमें लकड़ी पर चांदी तथा सोने का बहुत ही सुंदर काम किया गया है। शेर, मछली और मोर की अलग अलग तरह की आकृतियां उभरी हुई है। जब महाराजा महलों से बाहर शिकार या विशेष आयोजन में जाया करते थे तब हाथी पर बैठकर जाते थे, तब इनका प्रयोग किया जाता था। आगे महाराजा बैठा करते थे तथा पीछे उनके अंग रक्षक अर्थात बॉडीगार्ड बैठा करते थे। के पास बना है पालकी खाना। पालकी का प्रयोग महारानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करती थी। उस समय पर्दा प्रथा थी, तो जब भी महारानी राजकुमारी पालकी से बाहर निकलती तो उन्हें पर्दे से ढक दिया जाता। आगे बढ़ने पर हमें मिलता है दौलत खाना चौक। 6 स्तंभों से युक्त 5 दरवाजों वाला एक महल। भीम प्रबंध में इस महल को सुख निवास भी लिखा गया है। बोलते हैं कि पुराने समय में यहाँ पर दौलत रखी जाती थी, इसलिए इसको दौलत खाना कहा जाता है। दौलत खाना में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें दिखता है महाडोल, जो अपने विशाल आकार और प्रकार के कारण सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। महाराजा अभय सिंह जी द्वारा अहमदाबाद के मुगली सूबेदार सरबतुल्ला खां को परिचित कर इसे विजय स्मृति के रूप में ये जोधपुर लेकर आए थे। महाडोल के पास में ही महाराजा अजीत सिंह जी की 2 धारी मूठ वाली तलवार रखी है, जिस पर लिखा है श्री माताजी सहाय अजीत सिंह, जिसका मतलब है माताजी हिंगलाज महाराजा अजीत सिंह जी की सहायक है। एक विशेष जानकारी यह है कि तलवार के मूठ पर कड़ी लगी हुई है तथा नत वाली तलवारों का विशेष महत्व है। युद्ध में जिस तलवार से शत्रु के सर धड़ से अलग कर दिए जाते थे, उस तलवार पर इस घटना की स्मृति के लिए एक गोल कड़ी डाल दी जाती थी। आगे बढ़ने पर हमें मिलती है एक ढाल। यह ढाल जरदोजी का उत्कृष्ट नमूना है। चांदी के तारों से अत्यंत कलात्मक जरदोजी के काम के साथ ही अमूल्य मणियों के साथ नगीनों के जड़ाव से यह अलंकृत आकर्षित लगती है। इसी के कारण इसका मूल्य बढ़ जाता है। ये जो दृश्य आपके सामने है, यह हाथी के दांत से बने चूड़ों को रखने के लिए काम आता था और यह हुक्का 18वीं शताब्दी में हैदराबाद में निर्मित एक उत्कृष्ट कलाकारी है। ये ताले प्राचीन समय में बड़ी बड़ी पॉलों अर्थात दरवाजों पर लगाए जाते थे, जिस पर अलग अलग प्रकार की चाबियां लगती थी। चांदी की बनी इस मूर्ति का, जिन्हें पूरे राजस्थान में गौर माता के नाम से जाना जाता है, पारंपरिक आभूषण एवं वस्त्रों से सुसज्जित प्रतिमा अत्यंत ही कलात्मक और सुंदर है। इन्हें तड़ाकेदार बंदूक कहा जाता है। इनका आकार देखकर ही बता सकते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति इनका प्रयोग नहीं कर सकता, 2 व्यक्ति द्वारा इनका प्रयोग किया जाता था। 18वीं शताब्दी में बना यह पर्दा, जिस पर बारीक रेशमी धागों का काम किया गया है। दौलत खाना के आगे आने पर बहुत ही सुंदर राजस्थानी चित्रकलाओं से भरा एक कक्ष आता है, जहां हाथों से बनी भव्य एवं अत्यंत ही सुंदर पेंटिंग्स का संग्रह है। अब हम आ पहुंचे हैं वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट, शीश महल। शीश महल, जिसे पूजा कक्ष कहकर भी संबोधित किया जाता है, और इस कक्ष की जड़ावट देखकर यह कह सकते हैं कि मुगल प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ता है। महाराजा अभय सिंह जी ने इस महल का निर्माण प्रारंभ करवाया और प्रारंभ में 19,000 रुपये खर्च हुए। इस महल की छत के चारों ओर दीवारों व झरोकों में सुंदर चमकीले शीशे का जड़ाव किया गया है। केवल माचिस की एक तीली के जलाने पर उसका प्रतिबिंब ऊपर की दीवारों पर और शीशों में दिखाई देता है। महाराजा अभय सिंह जी ने यह कक्ष उपासना के लिए बनवाया होगा, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु, राम, कृष्ण और गणेश जी के आदि के चित्र लगे हुए। खमा गनीसा मेहरानगढ़ ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पे खत्म होता है, और गढ़ से जुड़ी रोचक कहानी और तथ्यों को जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, और नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जल्दी मिलते हैं आपसे मेहरानगढ़ के पार्ट 2 में। खमा गनीसा।